में पाचन तंत्र के नामांकित चित्र बनाकर समझाएं, अथवा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। हम यहाँ पर जो चित्र नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ हम विवरण देते हैं। आप लोग चित्र बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखो तो चलो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया निम्नलिखित चरणों में विभिन्न अंगों में पूर्ण होती है। पहला कहाँ होता है? पहले हमारे मुख गुहा में शुरू होता है, फिर वहाँ से जो है श्वास नली के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा जो है पहुँचता है कहाँ पर? आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में जो होता है वहाँ पर भोजन का मंथन हो, चाहे लगभग 4 घंटा तक भोजन आमाशय में रहता है। फिर आमाशय में मंथन होने के बाद जो भोजन वहाँ पर बचता है उसको बोलते हैं हम कायम बोलते हैं। फिर कायम जो है पायरोलिक छिद्र के द्वारा जो है आगे बढ़ता है और वो पहुँचता है छोटी आंत में। छोटी आंत के पहला भाग ग्रहणी में पहुँचता है और छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है और वहाँ के बिलाई के द्वारा क्या होता है? जो भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व उसको ग्रहण कर लिया जाता है और वो रक्त में पहुंचा दिया जाता है। फिर जो अपचा भोजन है वो क्या होता है? बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है? वहाँ पर जो अतिरिक्त जल जो होता है उसको बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जल को सोख लेता है। फिर वो क्या होता है? जाकर जो अपचा भोजन है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो क्या होता है? मल द्वार में जमा होता है, मल द्वार में क्या होता है? जमा हो जाता है, ठीक है। चलो शॉर्ट में बता दिया। चलो देखते हैं मुख गुहा में पाचन। तो मनुष्य मुख गुहा के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, मुख गुहा में भोजन ग्रहण करता है और दांत द्वारा कटे भोज पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, जो दांत द्वारा कटा हुआ भोज पदार्थ का छोटा छोटा जो टुकड़ा है में उपस्थित स्टार्च को लाल में उपस्थित एंजाइम, लाल में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? टाइलिन। कौन होता है? टाइलिन जो है वो किसका पाचन करता है? तो स्टार्च, जिसको हम मंड बोलते हैं, इसका पाचन करता है और उसको बदल देता है किसमें? शर्करा या उसको बोलते हैं ग्लूकोज में बदल देता है। इस प्रकार मुख गुहा में सिर्फ स्टार्च का पाचन होता है और भोजन लाल द्वारा चिकना और लुगदीदार बन जाता है। हम लोग का मुख गुहा में क्या होता है? लाल निकलता है। क्या निकलता है? लाल कौन सा निकलता है? टाइलिन। क्या निकलता है? टाइलिन। और मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। पहला पैराटिड ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल ग्रंथि और तीसरा सब मैंडिबुलर ग्रंथि। फिर बोल रहा है पैराटिड ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर ग्रंथि। और ये तीनों ग्रंथि से निकलने वाला जो एंजाइम होता है उसको एक साथ हम बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। और टाइलिन किसे पाचन करता है? शर्करा का, ठीक है ना, सॉरी स्टार्च या मंड का बदलता है किसे? शर्करा या ग्लूकोज में बदल देता है और इस तरह भोजन का चिकना और लुगदीदार बन जाता है। अब भोजन कहाँ पहुँचता है? हमारा आमाशय में, श्वास नली से होते हुए आमाशय में पहुँचता है। श्वास नली में कोई पाचन नहीं होता है सिर्फ, ठीक है ना, मार्ग का काम करता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आमाशय में पाचन क्रिया। अब जब भोजन बढ़ता है कहाँ? आमाशय में। तो जब भोजन मुख गुहा से ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ बहुत सारा एंजाइम निकलता है, ठीक है ना। वहाँ भोजन का मंथन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो रस निकलता है, जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? और जठर रस के प्रभाव से भोजन का क्या होता है? पाचन होता है, भोजन का मंथन होता है और प्रोटीन छोटे छोटे अणु में टूट जाता है, प्रोटीन यहाँ पर आमाशय में क्या होता है? टूट जाता है। और इस प्रकार अब आमाशय में भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाती है, ठीक है ना, गाढ़े लेई की तरह हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायम। आमाशय में जठर ग्रंथि जो है 3 होता है, ठीक है ना। पहला निकलता है भित्तीय कोशिका या अम्लजन कोशिका से, फिर निकलता है म्यूकस निकलता है, अम्लजन कोशिका से HCl अम्ल निकलता है और म्यूकस से म्यूकस निकलता है। वो जाइजोमिन से होता है जाइजोमिन कोशिका, उससे जाइजोमिन निकलता है, ठीक है ना। तो ये 3 निकलता है, तीनों मिलकर निर्माण करता है जठर रस। और जठर रस क्या करता है? हमारे भोजन को पाचन करता है, वो करता है मंथन करता है और कायम में बदल देता है, ठीक है। इतना आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है ना। जठर ग्रंथि कितना होता है? 3 होता है, याद रखना। अब क्या होता है? जो ये कायम है ये फिर आगे बढ़ता है। 4 घंटा आमाशय में रहने के बाद ये कायम जो है आगे बढ़ता है पायरोलिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। तो देखो वही है छोटी आंत में पाचन क्रिया। आप लोग जो हेडिंग रहेगा उसको थोड़ा मतलब इस तरह लाइन करके दिखा दीजिएगा कि थोड़ा ज़्यादा वो जो ये लाइन है, चाहे उस इस तरह ज़्यादा लाइन आपको मिलेगा, ज़्यादा सोशल साइंस में मिलेगा तो उसमें क्या है, जो हम लोग का जो मुख्य पॉइंट रहता है उसको हम इस तरह लाइन करके दिखा देने पर अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब कायम आमाशय से पायलोलिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुँचता है और छोटी आंत में भोजन यानी कायम जो पहुँचा था आमाशय से, कायम का पाचन अग्नाशय से निकलने वाला रस वहाँ पर ग्रहणी माँ के मिलता है, यानी छोटी आंत में। आंत रस, आंत से निकलने वाला रस, पित्त से निकलने वाला रस यानी पित्ताशय में जो जमा होता है, यकृत से निकलता है पित्त और पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है ना। तो वही पित्त रस के संयुक्त प्रभाव से क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और अब कायम के तरल भाग
को चाइल कहते हैं। और जो ये भोजन जो है कायम जो आया था, कायम का यहाँ पर पूर्ण पाचन हुआ और अब वो कहलाता है चाइल। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है, कहलाने लगता है। अब आंत्र के बिलाई के द्वारा, आंत्र में जो होता है बिलाई होता है, जो वो इलियम में पाया जाता है, वो बिलाई के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। जो पचा हुआ भोजन है, जो पौष्टिक आहार है, उसको अवशोषण कर लिया जाता है तथा अवशोषित भोजन, जो अवशोषित भोजन था, जो पचा हुआ भोजन था, उसे रक्त में पहुंचा दिया जाता है और हमारे पूरा शरीर को एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, हमारे शरीर को, पूरा शरीर को जो है खनिज, लवण, विटामिन, प्रोटीन खून के माध्यम से मिल जाता है। इस प्रकार जो है छोटी आंत में भोजन जो है पूर्ण पाचन होता है। अब बात करते हैं छोटी आंत का कितना भाग होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब भोजन क्या होता है, जो पचा भोजन है वो कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में। कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पाचन नहीं होता, पाचन तो पूर्ण हो गया था छोटी आंत में, तो यहाँ पाचन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर वो पचे भोजन, जो पचा भोजन है पहुँचता है और इसमें उपस्थित जो अतिरिक्त जल होता है, जो ये पूरा जलीय अवस्था में रहता है, तो अतिरिक्त जो जल रहता है उसको क्या कहता है? बड़ी आंत अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना। और फिर वहाँ पर जो पचा भोजन है फिर उसके बाद मलद्वार में जाकर, मलाशय में जाकर जमा हो जाता है और फिर मलद्वार से शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमारा ये संपन्न हुआ। आप लोग देख लें एक बार फिर, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसको लिख लें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है मेरा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर बताओ। ठीक है ना। वायवीय को ऑक्सी भी बोलते हैं और अवायवीय को अनॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं, याद रखना है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर होता है। चलो अंतर देखते हैं। इधर वायवीय श्वसन है, इधर अवायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है ना। फिर वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसका प्रथम चरण जो होता है कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। एवं द्वितीय चरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा हो जाता है, संपन्न हो जाता है। और लेकिन अवायवीय श्वसन का जो है संपूर्ण चरण, ठीक है ना, कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में ही होता है, लेकिन इस कोशिका द्रव के बाद जो बचा हुआ चरण है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्या होता है? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मिला है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? CO2 का निर्माण होता है, जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और जल का भी निर्माण होता है। ठीक है। लेकिन अवायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, अनुपस्थिति में होता है, इसलिए यहाँ पर अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, बहुत कम ऑक्सीकरण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुवेट क्या बोलते हैं कार्य, जिसे हम जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। जब ये 2 भाग में बट जाएगा, यानी यहाँ पर C6 है तो C3 3 कार्बन वाले अणु में बट जाएगा, 2 भाग में बट जाएगा, तो 3 कार्बन वाले अणु को बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं? पायरुवेट। तो यहाँ पर तो पूर्ण विखंडन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 भाग में सिर्फ बटता है, 3 कार्बन अणु वाला निर्माण करता है, उसको बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं? तो आंशिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप पायरुवेट का निर्माण होता है। यहाँ पर इथेनॉल का निर्माण होता है और लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक अम्ल, ये दोनों में से कोई एक ही बनेगा, तो इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर CO2 जल का निर्माण होता है और अवायवीय श्वसन में पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। वायवीय श्वसन में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। सिंपल सी बात है, जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप काफ़ी ऊर्जा यहाँ मुक्त होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हुआ था। जब पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है ऊर्जा काफ़ी मुक्ति नहीं होगा, बहुत कम ऊर्जा मुक्त होगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है, काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है। अगला है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के फलस्वरूप 38 ATP अणु ऊर्जा मुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ तो ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगा, ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगा तो ज़्यादा ATP ऊर्जा भी मुक्त होगा, तो 38 ATP अणु ऊर्जा मुक्त होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आंशिक ऑक्सीकरण हुआ, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाया, इसलिए कम ऊर्जा मुक्त होगा। कम ऊर्जा मुक्त होगा तो ATP अणु भी जो है काफ़ी कम मुक्त होगा। तो इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से केवल 2 ATP, 2 भाग में बढ़ता है, 2 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं।
एक चीज़ आप लोग को और जानना है कि ओबाइबिय शोषण जो होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। और वो किस प्रक्रिया के तहत होता है, तो होता है किण्वन प्रक्रिया के तहत, ठीक है ना। और अथी जब ऑक्सीजन का मात्रा वो पर्याप्त हो जाता है, जब व्यक्ति काफ़ी दौड़ता है या काफ़ी अधिक कार्य करता है, तो जो उसके शरीर में ऑक्सीजन का आपूर्ति नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या हुआ है, शरीर में जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, मांसपेशियों में जम जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, दर्द होने लगता है। आगे बढ़ते हैं, मेरा है वृक्क का नामांकित चित्र बनाकर उनका वर्णन करो। तो ये मेरा वृक्क का चित्र है। यहाँ ये हुआ मेरा 2 किडनी, जिसको बोलते हैं वृक्क बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं, गुर्दा। और ये जुटा हुआ है उससे, ये है मूत्र वाहिनी, ठीक है ना। और ध्यान देना है कि ये जो अंदर बना हुआ है त्रिभुजाकार, इसको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड का जो आकार है, ये पिरामिड जो आकार है इसको बोलते हैं वृक्क शंकु। क्या बोलते हैं, वृक्क शंकु। और ये है यहाँ से जो भोजन जो खून फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन के बाद जो है यहाँ पर जो आता है, फिल्ट्रेशन के बाद जो जल वो मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ जमा होता है, मूत्राशय में। कहाँ होता है, मूत्राशय में जमा होता है, ठीक है ना। तब आगे बढ़ता है, वृक्क की संरचना रहता है। तो मनुष्य में जो है एक जोड़ा मतलब 2, मनुष्य में जो है एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। प्रत्येक वृक्क कैसा होता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस और गहरे भूरे रंग का, भूरे और लाल, गहरे भूरे लाल रंग की होती है। वृक्क की बाहरी सतह कॉन्वेक्स मतलब उत्तल सतह कैसा होता है, उत्तल सतह क्या होता है, बाहरी सतह उत्तल होता है। किसको बोलते हैं, इसका बाहरी सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। देख लो यहाँ बाहरी सतह क्या है, उभरा हुआ है, ठीक है ना, उभरा हुआ है। इसलिए बाहरी सतह क्या होता है, उत्तल आकार का होता है। उसको बोलते हैं उन्नतोदर, या इंग्लिश में कॉन्वेक्स। एवं भीतरी सतह देखो, भीतरी सतह भीतर से देखना है, भीतर से धसा हुआ है। क्या है, जो सतह धसा रहता है उसको बोलते हैं हम अवतल। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉनकेव इंग्लिश में, जिसको हिंदी में बोलेंगे नतोदर। क्या बोलेंगे, नतोदर। तो बाहरी सतह क्या होता है, उत्तल आकार का। अंदर वाला सतह जो होता है, अंदर से देखने पर क्या होगा, ये अवतल के आकार का होगा, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है। और नतोदर सतह हाइलम कहलाता है। जो भीतरी वाला सतह जो है, भीतर से देखने पर जो सतह पता चलता है कि ये अवतल आकार का है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या कहते हैं, और हाइलम से ही क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वृक्क धमनी इसमें प्रवेश करता है, और वृक्क शिरा भी इसमें प्रवेश करता है। वृक्क धमनी और वृक्क शिरा इसमें प्रवेश करता है, और यहीं से ही बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है, यहीं से वृक्क धमनी एवं वृक्क शिरा वृक्क में प्रवेश करती है, तथा बाहर, यहाँ बाहर छूट गया, लिख लेना है, बाहर निकलती है। प्रत्येक वृक्क बाहर से, अब वृक्क का हम बता रहे हैं कि प्रत्येक वृक्क जो है वो बाहर से संयोजित ऊतक से ढका होता है। उसके ऊपर आवरण होता है जो संयोजित ऊतक से ढका होता है, ठीक है ना। और वृक्क की बाहरी सतह कोल्टेक्स कहलाता है। ध्यान देना, जो बताए थे, जो बाहरी सतह जो उत्तलाकार होता है उसको बोलते हैं कोल्टेक्स। क्या बोलते हैं, कोल्टेक्स। और भीतरी सतह जिसको अवतलाकार होता है उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला कहलाता है। और प्रत्येक वृक्क में 15-16 पिरामिड जैसी रचना पाई जाती है। ये जो पिरामिड जैसी रचना पाई गई है, ठीक है ना। प्रत्येक वृक्क में कितना होता है, 15-16 होता है। 15-16 पिरामिड जैसी रचना पाई जाती है, जिसे वृक्क शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृक्क शंकु, जिसे वृक्क शंकु कहा जाता है। तथा प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क नालिकाएं, पाई जाती है। और नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं वृक्क का कार्य क्या है। तो वृक्क का कार्य जो है 3 होता है। अब वृक्क क्या है, एक मेरा उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ठीक है ना। उत्सर्जन तंत्र में मेरा आता है फेफड़ा आ जाता है, वृक्क आ जाता है, नेफ्रॉन तो इसी में हो गया, त्वचा आ जाता है, स्किन आ जाता है, और यकृत भी मेरा है जो उत्सर्जन तंत्र में आ जाता है। वृक्क द्वारा उत्सर्जन क्रिया 3 चरणों में होता है। पहला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें जो है यह छन्ना पत्र की तरह कार्य करता है। जो रक्त इसमें आता है उसको छन्ना पत्र की तरह कार्य करता है। और ग्लोमेरुलस में रक्त का फिल्ट्रेट उच्च दाब पर होता है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। यहाँ रक्त में उपस्थित यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण छन कर वृक्क नलिका में चली जाती है। वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन के द्वारा जो है नलिका में चली जाती है, ठीक है ना। अब होता है ट्यूबर पुनर्शोषण। ट्यूबर पुनर्शोषण में क्या होता है, जो बच गया उसका पुनः अवशोषण होता है। तो यहाँ उन पदार्थों का अवशोषण होता है जिनकी आवश्यकता होती है। जो पदार्थ अभी मतलब फिल्ट्रेट हुआ, लेकिन उसमें कुछ पदार्थ ऐसा भी होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, तो उस पदार्थ का क्या होता है, पुनः शोषण होता है। पुनः शोषण होता है जिस पदार्थ के हमारे शरीर को आवश्यकता होता है। अगला है मेरा
ट्यूबर स्त्रवन। अब क्या है, अब जो फिल्ट्रेट पदार्थ था, जो फिल्ट्रेट पदार्थ है उसको क्या होता है, फिल्ट्रेट पदार्थ जो है ब्राउडल मूत्र में, फिल्ट्रेट पदार्थ को जो है ब्राउडल मूत्र कहते हैं। ब्राउडल मूत्र कहा जाता है जो मलाशय में जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है, मलाशय में जमा हो जाता है। समय समय पर मूत्राशय, सॉरी मलाशय नहीं, मूत्राशय में जमा हो जाता है और समय समय पर मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें एक बार। चलो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगला मेरा है नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ एवं उनका संरचना का वर्णन करो। ठीक है ना, आप लोग ध्यान देना कि जिस तरह पिक्चर आपको जो है ब्रिक का बताए थे, किडनी का बताए थे, उस जिस तरह किताब में दिया उस तरह नहीं बनाना। उस तरह हम काफ़ी टाइम पार हो, क्योंकि बनाकर पिक्चर बनाकर उसके बारे में डिटेल लिखना भी है। जिस तरह हम पिक्चर बनाए उसी तरह आप लोग को बनाना है। ठीक है ना। तो देखो ये नेफ्रॉन का है, नेफ्रॉन का पिक्चर है ये नेफ्रॉन का। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसका संरचना लिखेंगे, इसका संरचना किस तरह होता है। ये मेरा नेफ्रॉन का हो गया है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या आता है, इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, और इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। और इसका व्यास जो होता है ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा ब्लड यहाँ पर आता है और अपवाही धमनिका से बाहर निकलता है। जो खून फिल्ट्रेट होता है वो बाहर निकलता है, इसका जो व्यास कम होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर रक्त ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण दाब ज़्यादा होता है और उच्च दाब पर यहाँ क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, यह अभिवाही धमनिका हो गया। ये जो गोल जो किप के आकार की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। और ये अंदर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रोमेरुलस, ग्रोमेरुलस। ठीक है ना। और ये कुंडली की तरह जो रचना दिख रहा है इसको बोलते हैं अवरोही चाप, अवरोही चाप। और जो दूर चला गया है ये दूर भाग, ये नज़दीक वाला भाग है तो उसको बोलते हैं अवरोही चाप। और ये दूर वाला भाग आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अधिरोही चाप। और अवरोही चाप और अधिरोही चाप के बीच वाला जो भाग ये दिखाई दे रहा है पतला जैसा किप की तरह, इसको बोलते हैं हैनले की चाप, हैनले की चाप। और अधिरोही चाप जो है आगे चलकर संग्राहक नलिका में खुलता है। कहाँ खुलता है, इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। जो इस तरह दिख रहा है, ये जो इस तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। और संग्राहक नलिका जो है आगे चलकर कहाँ खुलता है, तो समान संग्राहक नलिका, इसको जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं समान संग्राहक नलिका। समान संग्राहक नलिका का मतलब क्या हुआ कि जितना भी 10 लाख जो वृक्क है नेफ्रॉन था सभी जो है यही नालिका में आकर खुलता है, सभी के लिए सामान्य है, इसलिए इसको बोलते हैं सामान्य संग्राहक नालिका। ये सब जो दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अन्य नेफ्रॉन जो है आकर इस समान संग्राहक नालिका में मिल रहा है। ठीक है, तो और अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखो नेफ्रॉन की संरचना, तो नेफ्रॉन की संरचना में प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। यह वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये सब तो आप लोग सभी जानते हैं, बता चुके हैं। प्रत्येक वृक्क नालिका की प्रारंभ प्याले जैसे संरचना से होता है। प्रत्येक वृक्क का प्रारंभ प्याले से संरचना से होता है, जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहा जाता है। और संपुट, बोमेन संपुट कोशिका गुच्छ नामक रक्त कोशिका, ये बोमेन संपुट जो है, ये बोमेन संपुट जो है ये क्या करता है, ये जो है कोशिका गुच्छ, ये कोशिका गुच्छ या इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिका की जाल को, नामक रक्त कोशिका की जाल को घेरता है, घेरा हुआ है, घेरता है। ठीक है ना। और वृक्क नालिका में एक समिष्ट भाग होता है। वृक्क नालिका में क्या होता है, एक समीप भाग होता है, समीप वाला भाग है, वृक्क नालिका के समीप वाला भाग है और ये दूर वाला भाग है। समिष्ट भाग को क्या कहते हैं, समीप भाग को कहा जाता है अधिरोही चाप। और एक दूरस्थ भाग होता है, दूरस्थ भाग को कहते हैं हम अधिरोही चाप, अधिरोही चाप। और ध्यान रखना है कि अवरोही चाप और अधिरोही चाप के बीच वाले भाग को कहते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हैनले की चाप। ये बीच वाला भाग को हैनले के चाप कहा जाता है। और अधिरोही चाप आगे जाकर संग्राहक नलिका में खुलता है और संग्राहक नलिका आगे जाकर समान संग्राहक नालिका में खुलती है। और संग्राहक नलिका जो अंत में क्या होता है, ये समान संग्राहक नलिका जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा हुआ होता है और मूत्रवाहिनी द्वारा जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है ना, वो मूत्रमार्ग से होते हुए, मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में पहुंचता है, मूत्राशय से होते हुए मूत्रमार्ग में, मूत्रमार्ग से फिर मूत्रद्वार द्वारा, ठीक है ना, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग समझ आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है आप लोग को पूरा पिक्चर दिखाई देता होगा, पूरा पिक्चर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम, मेरा जो है नेफ्रॉन का न्यूरॉन का यानी कोशिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका का पिक्चर देखते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, आप लोग को पूरा दिखाई देता होगा, सिर्फ हम थोड़ा नीचे कर दिए हैं। अब देखो क्या है इसमें, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं एवं इनकी संरचना का कार्यविधि का वर्णन करें। तो देखो क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है तारकाय की तारा की आकार की जो संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम साइटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और साइटन का अंदर जो है कोशिका द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव पाया जाता है। और कोशिका द्रव में जो है ये दिखाई दे रहा है, जो एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि कोशिका सबसे बड़ा कोशिका है, सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा इसमें जो है केंद्रक भी पाया जाएगा। तो ये केंद्रक है, और साइटन से जो ये तंतु जैसा प्रवर्धन निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा जो तंतु है साइटन से में, जो इधर भी तंतु है, इधर भी तंतु, इधर भी तंतु, इधर भी तंतु, लेकिन जो सबसे बड़ा जो तंतु है उसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है एक्सोन के ऊपर जो है यहाँ पर गुद्देदार भाग है, जो उसको बोलते हैं क्या? मेडुलरी या माइलिन शीथ। मेडुलरी या माइलिन शीथ। और मेडुलरी के ऊपर जो एक परत पाया गया है, उसको बोलते हैं क्या? न्यूरिलेमा, ठीक है ना। और जहाँ पर मेडुलरी ये वाला भाग जो है, ये वाला यहाँ पर नहीं पाया जाता है, जहाँ नहीं पाया जाता है उसको हम बोलते हैं रेनबियर के नोड। रेनबियर के नोड। और दो रेनबियर के नोड के बीच के दूरी को बोलते हैं इंटरनोड। दो रेनबियर के नोड के बीच के भाग को बोलते हैं इंटरनोड। और ये जो कोशिका जो पाया गया है न्यूरिलेमा में, जो कोशिका पाया गया है, ये ब्लैक दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं स्वान कोशिका। स्वान कोशिका, ठीक है ना। और एक्सोन जो है आगे चल के धीरे पतला होते मिल जाता है, और जहाँ मिलता है वहाँ पर जो है वहाँ पर से एक्सोन बाल्ब जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये संरचना जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं एक्सोन बाल्ब। और इसमें भी कोशिका द्रव भरा हुआ होता है, और एक्सोन बाल्ब से ही बहुत सारा तंतु जैसा प्रवर्धन निकला हुआ रहता है। और ये क्या करता है? ये दूसरा अन्य तंत्रिका कोशिका से जुड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ। यानी सूत्र के द्वारा दूसरे तंत्रिका कोशिका को गांठ में बांधना सूत्र युग्मन गांठ कहलाता है। अब देखते हैं इसके बारे में संरचना, इसका न्यूरॉन का या तंत्रिका कोशिका का संरचना। इसका प्रत्येक वृक्क में एक तारा के आकार का संरचना होता है, जिसे हम साइटन कहा जाता है। क्या कहता है? साइटन। और साइटन में कोशिका द्रव एवं एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव ये भरा हुआ एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। साइटन से अनेक पतले तंतु निकले होते हैं। पतले तंतु निकला हुआ है, जिसे हम डेंड्राइट्स कहा जाता है। इन तंतुओं में सबसे लंबे तंतु को एक्सोन, इन तंतु में सबसे लंबा मेरा ये वाला है, इसको बोलते हैं हम एक्सोन कहा जाता है। एक्सोन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाता है। अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाता है, जिन्हें सूत्र युग्मन गांठें या सिनेप्टिक नोब्स कहा जाता है। इसे सूत्र युग्मन गांठ या सिनेप्टिक नोब्स कहा जाता है, जहाँ पर सूत्र युग्मन गांठ एवं अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स, सूत्र युग्मन गांठ तथा अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स यहाँ क्या होता है? फिर इससे मिलता है, ठीक है ना, और गांठ का निर्माण करता है। उस भाग को हम बोलते हैं सिनेप्स। जहाँ पर डेंड्राइट्स और सूत्रयुग्मन गांठ एक दूसरे से गांठ बनाता है, उस भाग को बोलते हैं हम क्या? सिनेप्स। याद रखना, सिनेप्स कहा जाता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सोन पर चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक आवरण पर होता है। ये एक्सोन पर हम जो देख रहे हैं, ये चारों तरफ क्या है? ये श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक भाग है, एक आवरण है, जिसको बोलते हैं मेडुलरी या माइलिन शीथ कहा जाता है। और माइलिन शीथ जिस जगह पर नहीं पाया जाता है, जैसे देखो यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, यहाँ माइलिन शीथ नहीं है, संकुचित हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं रेनबियर के नोड्स। रेनबियर के नोड, ठीक है ना। और मेडुलरी के ऊपर एक पतली झिल्ली पाया जाता है। मेडुलरी के ऊपर देखो एक पतली झिल्ली है, मेडुलरी के ऊपर एक पतली झिल्ली है, मेडुलरी के ऊपर एक पतली झिल्ली है, जिसको बोलते हैं हम क्या? न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा में कोशिका जो पाया जाता है उसको बोलते हैं स्वान कोशिका, जिसे न्यूरिलेमा कहा जाता है। और यह स्वान कोशिका से बना होता है, यह स्वान कोशिका से बना होता
है। अब इसका हम कार्यविधि देख लेते हैं। तो इसका बनावट था, स्ट्रक्चर था, और इसका कार्यविधि देखते हैं। तंत्रिका कोशिका की डेंड्राइट्स जो है, जो तंतु जैसा प्रवर्धन निकला हुआ था, डेंड्राइट्स क्या करता है, डेंड्राइट्स जो है वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं को, विभिन्न प्रकार के संवेदना जो होता है, ठीक है ना, दर्द, मिठास, ठीक है ना, बुरा भरा, ये सब जो संवेदना जो होता है, संवेदना को संवेदी अंग, हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग है। पहला है आँख, दूसरा नाक, तीसरा कान, चौथा आँख, चौथा स्किन यानी चमड़ा, और पांचवा जीभ। ये 5 संवेदी अंग है। तो इससे जो हमारे शरीर में जो होता है, मिठास होता है, आँख से किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं, या किसी नाक से सूंघते हैं, या चमड़ा में कुछ कांटा चुभ जाने पर दर्द होता है, वो संवेदना को डेंड्राइट्स ग्रहण करता है। क्या करता है, अंग से ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, संवेदी अंग से डेंड्राइट्स ग्रहण करता है और कहाँ पहुँचाता है, साटन को पहुँचाता है, साटन को पहुँचाता है। और साटन क्या करता है, साटन में संवेदना विद्युत आवेग, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट की तरह, ठीक है ना, विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। ये जो संवेदना था साटन में जैसे ही पहुँचता है तो विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है, यानी मानव शरीर का भी कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, वहाँ पे मानव शरीर में भी जो संवेदना है वो विद्युत की तरह आगे बढ़ता है, विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। और फिर एक्सोन के द्वारा, ये एक्सोन जो दिखाई दे रहा था आप लोग को, फिर एक्सोन के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे बढ़ता है, एक्सोन के द्वारा आगे बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, और अंत में यह संवेदना मस्तिष्क तक, ठीक है ना, फिर वो आगे बढ़ते 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 सभी तंत्रिका कोशिका जुड़ते और आगे बढ़ते हुए अंत में मस्तिष्क तक पहुंचता है, और हम मस्तिष्क के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कहीं कोई कांटा पर हमारा पैर पड़ जाता है, तुरंत हमारा पैर ऊपर उठ जाता है, क्योंकि तुरंत वो इन्फॉर्मेशन जो है तंत्रिका कोशिका के द्वारा मस्तिष्क पर पहुँचता है, हमारा पैर ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा तंत्रिका कोशिका का जो स्ट्रक्चर था, उसका पिक्चर और उसका बनावट और उसका क्रियाविधि का हम लोग देख चुके हैं। और ये पांचों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बायोलॉजी का, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको हम बाद में लेते आएंगे, ठीक है। अभी हम केमिस्ट्री का लेते आ रहे हैं, ठीक है। चलो देख लो आप लोग एक बार और इसको, ये आप लोग देख लीजिए। चलो इतना ही रखते हैं। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह को और क्वेश्चन पाने के लिए हम काफ़ी चीज़ यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। आप मेरा फोटो पर क्लिक कीजिएगा तो सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।